Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing the topic domestic territory and normal residence from Unit-1 National Income and Related Aggregates Class 12 Macroeconomics. So first we'll begin with domestic territory. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी वो जोग्राफिकल टेरिटरी है जहाँ पे गुड्स, कैपिटल एंड पर्सन्स दे कैन मूव फ्रीली, जहाँ पे ज़्यादा रोक टोक नहीं है, जहाँ पे आप बिना किसी के परमिशन के आ जा सकते हैं। अगर अब आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर ट्रेड करना है तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं और गुड्स कैन फ्रीली मूव फ्रॉम विद इन दी political boundaries of the country. You don't need to take anyone's permission. Similarly, your capital can also freely move and persons can also freely move. जहाँ पे आपको freely move करने की permission नहीं होती, वो आपकी domestic territory का part नहीं होता. This I am discussing in context of this chapter, national income. So let's read. Domestic territory or economic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. Those parts of political frontiers of a country where the government of that country does not enjoy the above freedom are not to be included in the domestic territory of that country. तो अगर हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट फ्रीली एक्ट नहीं कर सकती, जैसे कि एम्बेसीज, वहाँ पे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कंट्री टू विच दैट एम्बेसी बिलोंग्स. ठीक है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन द फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन इंडिया. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा और क्या नहीं. ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स. नाउ दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर नेशनल इनकम. हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें क्या क्या आएगा. एक तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, राइट, उसके अंदर हम कहीं भी कैसे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं. गुड्स, पर्सन एंड कैपिटल दे कैन फ्रीली मूव विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ योर कंट्री. तो पॉलिटिकल फ्रंट फर्स्ट इज दिस ओनली, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस. तो इसमें वाटर बॉडीज भी कवर होती है और इसमें एयर स्पेस भी कवर अप होता है, राइट. देन नेक्स्ट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड. तो अगर इंडिया की कहीं किसी और कंट्री में एम्बेसी है, एम्बेसी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एम्बेसी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स और डिप्लोमैट्स विच आर देयर इन द अदर कंट्री to help the people of their country in that outside world, right. अब जैसे मैं इंडियन एम्बेसी की बात करूँ, यूएस में इंडियन एम्बेसी का क्या रोल है? तो वहाँ पे वो जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, वो उन इंडियंस की हेल्प करते हैं जो वहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. हो सकता है कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई पासपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो. So whatever problems Indians they are facing which cannot be resolved by the US government in the US, so they can approach the Indian embassy and the officials which are there in the embassy, they are going to help those Indians. ठीक है, तो Indian embassy in US, it is part of domestic territory of India. It is not part of domestic territory of US. Similarly, US embassy in India will be part of domestic territory of US. तो एम्बेसी हमारी कंट्री की कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगी, राइट. देन नेक्स्ट इज कॉन्सुलेट्स. अब कॉन्सुल्स होते हैं ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जिसको गवर्नमेंट भेजती है दूसरी कंट्रीज में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो सपोजिटली कोई एक ऑफिसर है, वो हमारी कंट्री से हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करने जा रहा है. कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी मीटिंग है जहाँ पे हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव सेंड करना है, तो वो जो ऑफिसर है वो क्या है? वो कॉन्सल है, कॉन्स्यूल है, उसको हम कॉन्स्यूल कहते हैं. ठीक है, अब वो किसी ना किसी ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे काम करेगा, राइट. तो उसके ऑफिस, उस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? कॉन्स्यूलेट. तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो किसी और कंट्री में जाके जहाँ काम कर रहा है, उस बिल्डिंग को, उस ऑफिस को क्या बोलेंगे? कॉन्स्यूलेट. और वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. ऐसे ही किसी और कंट्री का कॉन्सुलेट हमारी कंट्री में हो तो वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. सिमिलरली मिलिट्री बेसिस,
कई बार आर्मी ऑफिसर्स क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके अपना मिलिट्री बेस सेट करते हैं ट्रेनिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए। तो हमारा मिलिट्री बेस जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने बाहर किसी और कंट्री में सेट किया है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, राइट? सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस विच आर लोकेटेड अब्रॉड, they will be part of domestic territory of India. Okay. The next part is ships, aircrafts, etc. operated by the residents between two or more countries. तो ऐसी शिप्स और ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर अदर कंट्रीज। जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, Indian airline which is operating between Sri Lanka and Singapore. So that aircraft will be part of domestic territory of India. The only condition is that aircraft should be operated by the resident. अगर वो हमारा resident operate कर रहा है, वो हमारी कंट्री का प्लेन है, तो वो कहीं भी दूसरी कंट्री में जाए, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट रहेगा। सिमिलरली शिप्स जो दूसरी कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करती हैं, हमारे कोई शिप है जो दूसरी कंट्रीज के बीच में मूव कर रही है, सपोजिटली जापान एंड सिंगापुर के बीच में एक शिप चल रहा है और वो इंडियन रेजिडेंट का है, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसे ही शिप्स और एयरक्राफ्ट जो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। देन फिशिंग वेसल्स, अब हमें पता है कि जो कोस्ट साइड जितने भी कोस्टल लाइंस हैं, अलोंग दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, फिशिंग वेसल्स जो ऑपरेट किए जा रहे हैं हमारे रेजिडेंट से, दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम एक कंटेनर में स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। इट कुड बी पार्ट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया और इट कुड बी इंटरनेशनल वाटर्स। लेकिन वो रिग्स चाहे वो हमारी कंट्री के वाटर बॉडीज में हो या किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में हो, हमारे रिग्स जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेंगे। ऐसे ही अगर कोई और कंट्री के रिग्स हैं और हमारी वाटर बॉडीज में है, तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स और अदर एरियाज ओवर विच कंट्री एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट्स। ऑब्वियसली ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हमारी किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में है, लेकिन वहाँ हमें राइट होना चाहिए ऑपरेट करने का। अगर हमें राइट नहीं है तो फिर वो हमारे नहीं होंगे। वी शुड हैव राइट ओवर दोज इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, एक्सक्लूसिव राइट्स, ओनली देन दे विल बी पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ये कुछ एक्स्ट्रा जैसे मैंने आपको समझाया शुरू में कि डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है वो तो है ही, उसके अलावा ये सब चीज़ें भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आई हैव रिटन फ्यू स्टेटमेंट्स ओवर हेयर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन। सो आर दी फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन जापान एंड चाइना रेगुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल शिप्स आर इंडियन, तो ये इंडियन रेजिडेंट्स ही ऑपरेट कर रहे होंगे, सो इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। पैसेंजर प्लेन ऑपरेटेड बाय श्रीलंकन एयरवेज बिटवीन त्रिवंद्रम एंड मस्काट। सो श्रीलंकन एयरवेज हैं, श्रीलंकन रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय जापानीज फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। So fishing boats, they are operated by Japanese fishermen. So they are residents of Japan, not India. If it would have been operated by the Indian residents, then it would be part of domestic territory of India. Now, right now, it is not part of domestic territory of India. Then Indian embassy in US. हमारी एम्बेसी किसी भी कंट्री में कहीं पे भी हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही होगी. So it is part of domestic territory of India. US embassy located in New Delhi? No, it will be part of domestic territory of US. So I hope it is clear to you. Next we are moving on to the topic normal resident. तो normal resident क्या है? Normal resident refers to an individual or an organization, या तो कोई individual या फिर कोई भी institution या organization who ordinarily resides which is more than 1 year in the country. तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है
and whose center of economic interest also lies in that country. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन, आप कहाँ अर्न कर रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है. सो दैट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अगर आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है जहां आप 1 साल से ज्यादा रह रहे हो, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं. पहली बात, आप वहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहे हो, और दूसरी, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि आप अर्न, स्पेंड और अक्यूमुलेट उसी कंट्री में कर रहे हो, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होगे. अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आता. सो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो कंट्री में आएंगे सिर्फ कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए, एंड देन दे विल लीव. Foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of the armed forces of a foreign country located in the given country. तो कोई भी फॉरेन स्टाफ आ रहा है, वो अपनी एम्बेसी में वर्क करने आ रहा है. ठीक है, जैसे कि हम कहें कि फॉरेन स्टाफ यूएस से आ रहा है यूएस एम्बेसी में वर्क करने के लिए, तो वो जो ऑफिसर्स हैं जो एम्बेसी में वर्क करने आ रहे हैं, यूएस ऑफिसर्स, दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री. Similarly, officials and diplomats of US coming to our country to represent US, they will be normal residents of US. Right? Next, international organization like UNO, WHO, they are not considered as normal residents of the country in which they operate. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं. दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग. Employees of international organization are considered as residents of the countries to which they belong. So let's say Indian employees working in UNO in US. ठीक है, वो कहाँ से belong करेंगे, वो इंडिया से belong करें. They are normal residents of India. Similarly, if US employees are working in UNO or WHO in India, so they are those US employees, they are normal residents of US to the country to which they belong. Crew members of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers, ये ऐसे लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा कंट्री में नहीं रुकते. So they will be normal residents of their own country. Similarly, border workers, ठीक है, जो border cross करते हैं on regular basis, they are also normal residents of their own country. Now we can further understand this with the help of few examples. Indians working in foreign embassies in India. Indians foreign embassies में work कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही, तो वो इंडियन रेसिडेंट्स हुए. दे विल बी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया में ही रह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है. फॉरेनर्स वर्किंग इन ऑफिसेज ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया. तो अभी हमने डिस्कस किया था फॉरेन एम्प्लॉयज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो वहीं से बिलोंग करेंगे जिस कंट्री के वो हैं. So they will not be normal residents of India. Foreigners working in Indian embassy in UK. तो foreigners जो Indian embassy UK में है, जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, they will belong to their own country. They will not be normal residents of India. अगर यहाँ foreigners working की जगह Indians working in Indian embassy in UK होता, तो वो Indians जो हैं वो normal residents of India होते. Foreign students undergoing military training and defense training college in India. So they are students, they are here for a period which will not be more than 1 year. Secondly, अगर वो 1 साल से ज़्यादा रुक भी गए तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है. They will earn, spend and accumulate in their own country. So they are not normal residents of India. Indians going abroad for medical treatment and staying there for 10 months. तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है कि इंडियंस जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए अब्रॉड में रहेंगे, सो दे विल बी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. फॉरेन स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स ऑन अ स्टडी टूर्स इन इंडिया, वो स्टडी टूर्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है. देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज स्टिल लाइंग इन देयर ओन कंट्री, सो दे विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ देयर कंट्री, नॉट इंडिया. So that's it for today. I hope you are able to understand this concept of domestic territory and normal residents. Please like, share and subscribe. Thank you.